नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने हम क्लास 4 आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास लेने के लिए खड़ा हूँ। इस क्लास में हम पढ़ेंगे डेन के बारे में पढ़ेंगे, फ्रांसीसी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे और समय मिला तो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध पढ़ेंगे। ये 3 टॉपिक होंगे। वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन जब रिदम में पढ़ते हैं तो वो इतना चलता है। और हमारा चैनल वही यूनिक एकेडमी, आप मॉडर्न हिस्ट्री यूनिक एकेडमी लिखेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। आप बेल आइकन जो घंटी है उसको बजा दीजिए तो जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी और आपको हर समय वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा होगा आधुनिक भारत का इतिहास में। हमने इसके पिछले वाली वीडियो में हमने अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ लिया, पुर्तगालियों के बारे में पढ़ लिया, डचों के बारे में पढ़ लिया। क्योंकि जो क्रम था मैंने बताया था, जो यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम है वो है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। तो आज हम पढ़ेंगे डेन के बारे में। डेन बहुत कम है, बहुत थोड़ा सा मामला है, लेकिन इतिहास में है तो इनको जान लें। डेन, इनके बारे में देख लें। डेन इस कंपनी के बारे में देख लें हम। टॉपिक हमारा वही होगा। टॉपिक हमारा वही है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो इसके अंतर्गत हम डेन के बारे में पढ़ें। डेन, इनको बारे में पढ़ें। 1600 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में डेन भारत आए। आप लिखते चलेंगे। 1616 ईस्वी में डेन भारत आए और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1620 ईस्वी में त्रावणकोर में स्थापित की। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1620 ईस्वी में त्रावणकोर में स्थापित की और दूसरी फैक्ट्री 1676 ईस्वी में 16 श्रीरामपुर, बंगाल में स्थापित की। ठीक, ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहे। इन्होंने 1795 ईस्वी में अपनी सारी कंपनी अंग्रेज़ों को बेचकर वापस चले गए। ठीक, तो ये रहा डेन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। फ्रांसीसी कंपनी, ये फ्रांसीसी कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे यही फ्रांसीसी कंपनी से आप आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी पढ़ेंगे। तो इसको हम क्रम के साथ पढ़ते चलेंगे तो आपका एक रिदम बढ़ेगा। ये बस 2 चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है, पहली दूसरी, और ये बेच के चले गए। फ्रांसीसी कंपनी और इनका संघर्ष होता है, और संघर्ष होता है वो एक प्रसिद्ध गवर्नर, महत्वाकांक्षी गवर्नर आता है, डुप्ले। ठीक है, तो फ्रांसीसी कंपनी के बारे में पढ़ें। 1664 ईस्वी में कोलबर्ट ये मंत्री था किसका? लुई 14वें का। फ्रांस का राजा लुई 14वें का कोलबर्ट मंत्री था और इसी ने फ्रांस या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम था
द कंपनी डैश इंडीज द कंपनी डैश इंडीज ओरिएंटल्स। ये इसका वास्तविक नाम था, लेकिन हम फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ लेते हैं। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वें के समय कोलबर्ट, उसके मंत्री कोलबर्ट के द्वारा हुई। ठीक है, तो ये इसकी हम पढ़ लिया हमने। अब ये ध्यान दें कि फ्रांसीसी कंपनी पूरी तरह से सरकार के अधीन थी। जो भारत में व्यापार करने के लिए फ्रांसीसी कंपनी आई थी वो पूर्णतया सरकार के अधीन थी, जो इसके पतन में एक फ्रांसीसी कंपनी के पतन का एक कारण भी बनी, क्योंकि इसके नेता केवल अपने काम से काम या इसके गवर्नर अपने काम से काम तक सीमित रखते। जितनी कमिटमेंट से अंग्रेज़ों ने अपने व्यापार को और अपनी कंपनी को फैलाने का प्रयास किया, उतने कमिटमेंट से फ्रांसीसी कंपनी के अधिकारियों ने कार्य नहीं किया, सिर्फ एक व्यक्ति डुप्ले को छोड़कर। तो यह कंपनी पूर्णतया जो है सरकार के अधीन थी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनका भी उद्देश्य था व्यापार करने का। आगे 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरान 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरान की अध्यक्षता में एक दल भारत आया। ठीक है, इसके आगे चलें। इसी के आगे आप यहाँ अपना नीचे लिखते चलेंगे। 16 कलम है एकदम, यहाँ से आप लिखते चलेंगे। आप कलम कापी लेके बैठिएगा और यहाँ से क्रम 1664 में कोलबर्ट के द्वारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। आगे लिख लेंगे। लिखने के बाद यह कंपनी पूर्णतः सरकार के अधीन थी, बल्कि आप इसको मत लिखिएगा, ये तो मैंने समझाने के लिए कह दिया। अगली लाइन होगी आपका 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरान की अध्यक्षता में एक दल भारत आया। ठीक है, आगे 1668 ईस्वी में कंपनी, मैं कंपनी लिखूँ तो इसका मतलब दोस्तों फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में, ये आपके लिए प्रश्न इम्पॉर्टेंट होगा, सूरत में अपना मुख्यालय खोला। माने अब आपके लिए प्रश्न हो जाएगा कि फ्रांसीसी कंपनी का पहला फैक्ट्री या पहला मुख्यालय या पहली कंपनी कहाँ खुली, तो आप लिख देंगे सूरत में खुली। 1668 में कंपनी ने सूरत में अपना खेला। 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम के पूर्वी तट पर, मसूलीपट्टनम के पूर्वी तट पर कंपनी खोली। इन दोनों का मतलब देखभाल या इन दोनों को जो है फ्रांसिस मार्टिन के इन दोनों कंपनियों को या इन दोनों फैक्ट्री को फ्रांसिस मार्टिन के अधीन रखा गया। इन दोनों कंपनी को फ्रांसिस मार्टिन के अधीन रखा गया। क्रम से याद रहेगा, इन दोनों कंपनी को पर नियंत्रण फ्रांसिस मार्टिन के अधीन रखा गया। ठीक है, आगे चलें। 1698 ईस्वी में क्रम है दोस्तों एकदम। 1698 ईस्वी में पांडिचेरी में कंपनी ने अपना मुख्यालय खोला, जो अंत तक बना रहा। अपना मुख्यालय खोला जो 1698 ईस्वी में पांडिचेरी में कंपनी ने अपना मुख्यालय खोला, जो अंत तक बना रहा। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि फ्रांसीसियों से
आप क्रम में पकड़ लेंगे इसको। फ्रांसीसियों से, सीसियो से डचों ने, ध्यान सुने, फ्रांसीसियों से डचों ने 1698 ईस्वी में पांडिचेरी छीन लिया, पांडिचेरी छीन लिया। परंतु गौर करें मेरे शब्दों को, परंतु 1697 ईस्वी में फ्रांसीसियों और डचों के बीच में रिजविक की संधि हुई थी। तो इस रिजविक की संधि पर डचों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों को पुनः वापस कर दिया। एक बार फिर हम आपको रिवाइज कर लेते हैं। डेन के बारे में बहुत नहीं खास पढ़ना, यहाँ पढ़ लेते हैं फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। 1664 ईस्वी में कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। जो आप कॉपी पे लिखे हैं उसको आप मिला लीजिए। 1664 ईस्वी में कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। जिस समय फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उसमें जो फ्रांस का राजा था वह था लुई 14वां। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम था कंपनी डेज इंडीज ओरिएंटल्स, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में सामान्य भाषा में इसको फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। और यह कंपनी पूर्णतया सरकार के अधीन थी। ठीक है, इसके बाद क्रम आगे चलता है। 1600 आगे लिखेंगे अगली लाइन में, उसी में 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरन की अध्यक्षता में एक दल भारत आया था और 1668 में कंपनी ने अपना पहला मुख्यालय खोला सूरत में। यहाँ तक याद। 1669 में मछलीपट्टनम के पूर्वी तट पर दूसरी कंपनी खोली गई और इन दोनों कंपनियों का कार्यभार फ्रांसिस मार्टिन को सौंप दिया गया। 1698 ईस्वी में पांडिचेरी में फ्रांसीसियों ने अपनी कंपनी खोली जो इनका मुख्यालय भी बना। लेकिन यहाँ पर गौर कर लें कि डचों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में पांडिचेरी फ्रांसीसियों के हाथ से निकल गया था, लेकिन उसके पहले एक संधि हुई थी, रिजविक की संधि। इसके कारण डचों को पांडिचेरी को पुनः फ्रांसीसियों को देना पड़ा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। यहाँ तक हो जाएगा। हम फ्रांसीसी के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे चलते हैं। वही क्रम चलेगा, आप आगे नीचे लिखते चलेंगे। लिख लेंगे 1700, इसके पहले 1697 हो गया था। इसके पहले मतलब पांडिचेरी पर के पहले आप ऐसे कर लेंगे, पांडिचेरी पर विजय के, पांडिचेरी के पहले, पांडिचेरी के पहले, पांडिचेरी जब इनका मुख्यालय बना इसके पहले 1672 ईस्वी में एडमिरल, 1672 ईस्वी में एडमिरल डे ने गोलकुंडा के राजा से सेंट थॉमे छीन लिया। सन पर आप जाएंगे, सन से इसको चेक कर लेंगे। 98 में पांडिचेरी, लेकिन उसके पहले की घटना चक्र है। ठीक है, आगे 1673 ईस्वी में, 1673 ईस्वी में शेर खां लोदी से फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को प्राप्त किया था। 1673 में शेर खां लोदी से फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को प्राप्त किया था। तो यहाँ पर आप या तो यहाँ से इसको बाद में न लिख करके, इसको बाद में लिख करके इसको पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी घटना चक्र के अकॉर्डिंग ये था, मैंने पांडिचेरी को इनका मुख्यालय बनाया इसलिए इसको मैंने पहले बता दिया। लेकिन ये भी बता देना जरूरी था। सो ये पांडिचेरी कहाँ से प्राप्त किया तो ये मैंने बता दिया। ठीक है, अब ये मैं मिटाता हूँ, फिर ये आगे काम देगा हमको। ये आप लिख चुके होंगे। ठीक, आगे चले दोस्तों। अब आगे हम चलते हैं। 1673 शेर खां लोदी से फ्रांसीसियों को प्राप्त किया। 1721 में मॉरिशस
मॉरिशस पर विजय प्राप्त किया फ्रांसीसियों ने। 1721 में मॉरिशस पर विजय प्राप्त किया और 1727 में मालाबार तट पर अपनी कंपनी खोली। तो दोस्तों ये रहा अंग्रेज़ों का फ्रांसीसियों का ये कंपनी। मैंने फ्रांसीसियों के बारे में आपसे बात किया पहले कि 1664 में इसकी स्थापना हुई। पहली कंपनी सूरत में, दूसरी मसूलीपट्टनम में, फिर पांडिचेरी के उन्होंने मुख्यालय बनाया। इसके पहले इन पर इन्होंने जो पांडिचेरी प्राप्त कहाँ से किया था ना, शेर खान लोदी के द्वारा शेर खान लोदी से प्राप्त किया था। अब अंग्रेज फ्रांसीसी इस व्यवस्था में आ चुके थे कि वो अंग्रेज़ों से संघर्ष कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि फ्रांसीसी कंपनी पूर्णतः सरकार से अधीन थी, इसलिए समय पर कंपनी को कभी पैसा नहीं मिला। तो इस कमी को पूरा किया फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर कब्जा करके। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, जो टॉपिक है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। फ्रांसीसी युद्ध, ये ध्यान दें, कुल 3 आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए। कितने हुए? कुल 3 आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए हैं। इनका सन बताएंगे अभी आपको हम, और इसकी चार्ट बताकर आपको समझाएंगे कि तीनों आंग्ल फ्रांसीसी युद्धों में क्या हुआ। तो पहला हम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के बारे में समझने का प्रयास करें। तो पहली बात तो इसका प्रश्न का उत्तर ये हमारे दिमाग में क्यों हुआ, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में क्यों हुआ, वो उसका रीजन क्या था। तो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध क्यों हुआ, तो इसका उत्तर यही है, सुपरमेसी, अपनी सर्वोच्चता को हावी करने के लिए आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ। और इस युद्ध का जो सबसे बड़ा कारण था, 2 कारण थे इसके, जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो 3 हुए, इसका जो कारण था वो ध्यान से सुने। एक तो कारण था ट्रेड इन मोनोपोली, मतलब व्यापार में एकाधिकार। और दूसरा जो कारण था वह पॉलिटिकल कंट्रोल, राजनीतिक नियंत्रण। इन 2 कारणों से आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंतिम विजय अंग्रेज़ों को हुई। उसका रीजन यही था, सबसे बड़ा कारण था कि पहला तो कारण हम ये कह सकते हैं कि फ्रांसीसी सरकार का फ्रांसीसी कंपनियों को सहयोग न देना, और दूसरा कारण जो सबसे इम्पॉर्टेंट था, डुप्ले को वापस बुला लेना। इन 2 कारणों से फ्रांसीसी कंपनी की हार हुई और यह निश्चित हो गया कि भारत के इतिहास में अब कोई यूरोपीय कंपनी अपना शासन फैला सकती है तो वह सिर्फ अंग्रेज़। तो चलिए दोस्तों, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला आंग्ल फ्रांसीसी, ये तो मैंने कारण बता दिया। अब प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, ये आपको याद कर लेना होगा। इसका सन 1740 से 1748 ईस्वी। ठीक है, क्यों हुआ प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी? पहली बात तो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध क्यों हुआ, तो उसके 2 कारण, गौर से सुने। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध क्यों हुआ, तो एक तो था भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना, व्यापार पर एकाधिकार और राजनीतिक नियंत्रण। लेकिन वही अगर प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के कारण क्या था, तो कारण इसका ये है दोस्तों, इसका कारण था कि ऑस्ट्रिया, यूरोप में ऑस्ट्रिया पर
यूरोप में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर, ध्यान सुने, यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर, मतलब ऑस्ट्रिया पर किसका अधिकार होगा, इसको लेकर यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड, यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया। तो इसी संघर्ष के कारण भारत में इन दोनों कंपनियों में, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी कारण से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया। ये रहा रीजन। कारण क्या था तो वो मैंने आपको बता दिया, उसका रीजन क्या था। अब इसमें हुआ क्या, ध्यान से सुनिए। इस युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर जो बनकर आया था, जो फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर बनकर आया था डुप्ले, ये ध्यान से सुने, एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। अगर फ्रांसीसी कंपनी ने अगर डुप्ले के वापस नहीं बुलाया होता तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और होता। लेकिन यही तो दुर्भाग्य है कि शायद ऐसा होता तो ये होता, शायद ऐसा होता तो वो होता, हम यही नहीं पढ़ते। जो हुआ है हम वही जानते हैं। जैसे शायद स्कूल का वो कॉलेज के दिन हों, मैं किसी बेंच पर बैठा हूँ और सामने वो लड़की मेरी आए और मैं उसको देखता रहूँ और मुझे देखें, तो शायद ऐसा होता तो क्या होता। तो वो चीज़ें हम इतिहास में दोस्तों नहीं पढ़ते, हम ये पढ़ते हैं कि क्या हुआ था। ठीक है, जो ज़मीन हकीकत, यही हमारा इतिहास है। वो घटनाएं कैसे घटी और उनको हमको सीख लेने की ज़रूरत है। तो मैं ये तो युद्ध का कारण था, वहाँ यूरोप में हुआ, तो उसके कारण यहाँ दोनों कंपनियाँ लड़ी। उसका इसमें देखिए क्या हुआ इस युद्ध में, इसकी शुरुआत कैसे हुई ये देखिए। इसमें क्या हुआ कि डुप्ले ने, इसमें क्या हुआ, प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में क्या हुआ, उस समय कर्नाटक के दो बंदरगाह, एक पांडिचेरी और दूसरा मालाबार। कर्नाटक के दो बंदरगाह, मद्रास, कर्नाटक, मालाबार तो फ्रांसीसियों का अधिकार था, कर्नाटक और मद्रास, इन दोनों बंदरगाहों में पांडिचेरी पर फ्रांसीसी कंपनी का अधिकार था और मद्रास पर अंग्रेज कंपनी का अधिकार था। फ्रांसीसी कंपनी, इसका गवर्नर डुप्ले था और अंग्रेज, इसका गवर्नर यहाँ ओर्स था, ओर्म जो भी आप लिख ले, ओर्स था। ठीक है, तो इस समय कर्नाटक का जो नवाब था यहाँ का, वह था अनवरुद्दीन था। ठीक, डुप्ले ने अनवरुद्दीन से यह निवेदन किया कि पांडिचेरी और मद्रास को लेकर के युद्ध न हो, या अनवरुद्दीन से डुप्ले ने कहा कि अपने राज्य में किसी प्रकार का अब युद्ध होने की इजाज़त नहीं दे। और यही बात मद्रास के अंग्रेज गवर्नर ओर्स से भी कहा। परंतु डुप्ले ने यहाँ पर क्या किया, 1746 ईस्वी में ला बोर्ड मद्रास, 1746 में डुप्ले ने क्या किया कि मद्रास पर कब्जा कर लिया। 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। आप दोनों नाम लिख लीजिए, डुप्ले और ला बुर्देने ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। इस मद्रास पर कब्जा कर लिया। ठीक, इस समय जो ये ला बुर्देने था,
ये मॉरिशस का गवर्नर था। मॉरिशस का, मेरे चार्ट से जो मैं एरो बना रहा हूँ यही आप कॉपी भी बना लेंगे, उसके बारे में फिर लिख लेंगे तो एकदम भूलेगा नहीं, मैं फिर इसको रिवाइज कर लूँगा। डुप्ले ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। डुप्ले ने मद्रास पर, ला बुर्देने और डुप्ले ने मद्रास पर कब्जा कर लिया, परंतु ला बुर्देने ने क्या किया कि 4 लाख वार्षिक 4 लाख पाउंड के बदले मद्रास को अंग्रेजों को दे दिया, माने ओर्म को दे दिया। फिर उसके बाद पुनः डुप्ले ने पुनः मद्रास पर कब्जा कर लिया। डुप्ले ने पुनः, पहले समझ लीजिए फिर मैं लिखने के लिए बोल दूंगा, आप लिख लीजिएगा। डुप्ले ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर जिससे अनरुद्दीन काफ़ी नाराज हुआ, क्योंकि नाराज होने का रीज़न यही था कि डुप्ले ने अनरुद्दीन से कह रखा था कि मद्रास को जीतकर वह आपको सौंप देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। डुप्ले ने अनरुद्दीन से कहा कि मद्रास को जीतकर वह आपको सौंप देगा, परंतु यहाँ ध्यान दें, परंतु अनरुद्दीन को डुप्ले ने नहीं दिया। तब अनवरुद्दीन के पुत्र नाम उसका लिख लें, अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खां ने मद्रास पर आक्रमण किया, परंतु डुप्ले ने अडयार के समीप महफूज को पराजित कर दिया। इस प्रकार मद्रास पर फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया, परंतु 1748 ईस्वी में यूरोप में एक्स सापल ला की संधि हुई, और इस संधि के बाद फ्रांस में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच समझौता हो गया। तो इस संधि के बाद भारत में भी आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध समाप्त हो गया। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध समाप्त हो गया। फिर से इसको मैं समझा देना चाहता हूं। कुल 3 आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए। पहला आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1740 से 1748 के बीच हुआ। 1740-1748 के बीच हुआ। तो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध क्यों हुआ था? तो उसमें एक तो ये था कि अपनी सुपरमेसी भारत में अपनी सुपरमेसी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए, क्योंकि इसके पहले पुर्तगाली और डच इन दोनों का काम खत्म हो चुका है, इन दोनों की वो प्रभाव भारत से समाप्त हो चुका है। तो इस समय केवल भारत में केवल 2 ही कंपनियां हैं, एक हैं अंग्रेज़ और एक हैं फ्रांसीसी। इसके पहले डेन के बारे में बता दिया कि ये अपना बेच उच के सब क्या कहे चले गए। तो पहला जो वार हुआ 1740 से 45 में, ये कारण यही था सुपरमेसी को लेकर, व्यापार में एकाधिकार को लेकर और भारत में अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया गया। तो प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध का कारण था कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को युद्ध को लेकर के यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड में युद्ध प्रारंभ हो गया, और इस युद्ध प्रारंभ होने के कारण तो भारत में इंडिया में
ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच इंडिया कंपनी के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष में डुप्ले ने कहा कि हम उस संघर्ष को यहाँ पर लाकर युद्ध का अखाड़ा न बनाएं, लेकिन उसने क्या किया, कर्नाटक के नवाब अनिरुद्दीन से को यह मैसेज किया कि हम यहाँ आप युद्ध का अखाड़ा न बनाएं, लेकिन चुपके से 1746 पे डुप्ले ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करने का कारण यही था कि इसमें डुप्ले और ला बोर्दोने दोनों ने मिलकर मद्रास पर कब्जा कर लिया। ला बोर्दोने ये कौन था, ये मॉरिशस का गवर्नर था, परंतु उसने 4 लाख घूस के बदले मद्रास को पुनः अंग्रेज़ों को दे दिया। बाद में जब बोर्दोने चला गया तो डुप्ले ने पुनः मद्रास पर कब्जा कर लिया। और जब मद्रास पर कब्जा कर लिया तो कर्नाटक के नवाब अनिरुद्दीन को यह नागवार गुजरा, क्योंकि डुप्ले ने कह रखा था कि मद्रास को जीत कर आपको सौंप देगा। उसने वादा खिलाफ़ी किया और इस वादा खिलाफ़ी में महफूज खां ने मद्रास पर माने फ्रांसीसी सेना पर आक्रमण किया, लेकिन डुप्ले ने अपनी नौसैनिक शक्ति और अपनी मतलब आप ये कह सकते हो कि घुड़सवारी की अपेक्षा बंदूक का प्रयोग किया और इसके द्वारा अडयार के समीप महफूज खां को पराजित कर दिया। 1748 में ही एक्सापल संधि हो गई यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच, तो इसके कारण यह युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल की हमारी क्लास होगी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को लेकर के। कल जो हम पढ़ेंगे, कल की हमारी टॉपिक होगी कल हम पढ़ेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और इस युद्ध के बाद पूरा का पूरा आपका भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का चैप्टर, यह टॉपिक पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही।